हेलो एवरीवन। आज हम लोग अभ्युदय क्रैश कोर्स सीरीज में पॉलिटी के नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे अभी तक हम लोग फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और उसमें लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था अप टिल आर्टिकल 18, जो कि राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18 में था। आज हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करेंगे और अगला जो हमारा फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू फ्रीडम। और ये जो राइट टू फ्रीडम है, ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक ये है हमारा। तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 अब हम लोग यहाँ पे आपका स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में, तो आर्टिकल 19 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 तरीके के राइट्स को दिया है। इसमें पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, to reside and settle in any part of the territory of India, and lastly to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. ये 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैज बीन गिवन टू अस अंडर आर्टिकल। इसके पहले एक और फंडामेंटल राइट था इसी के अंदर, दैट वाज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, बट आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट हैज बीन रिमूव्ड, जो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास यहाँ पे हैं। अगर हम आर्टिकल 19(1) के बारे में बात करेंगे, सो दिस पर्टिकुलर राइट इज ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन्स। ये याद रखना, हमने बात किया था पहले भी कि कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए होते हैं और साथ ही साथ दे आर एप्लीकेबल ऑल्सो और दे आर अवेलेबल ऑल्सो फॉर द फॉरनर्स, मतलब दोज हु आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस कंट्री। बट ये जो फंडामेंटल राइट है ये केवल सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है। Right to acquire, hold and dispose of the property, which was a fundamental right before 1978, अब उसको इसके अंदर डिलीट कर दिया। इसी को अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में मेंशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको कॉन्स्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके एक्सपैंड किया है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द जजमेंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो इंडिया में एक प्रेस मीडिया का जो फ्रीडम है वो कहीं मेंशन नहीं है, बट इट इज इम्प्लिसिट फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अंटिल अनलेस यू डोंट अलाउ द मीडिया पर्सन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, तब तक कैसे आप प्रेस का फ्रीडम को इंश्योर कर सकते हो? सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आपका फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी आता है। उसके साथ साथ इसी के अंदर राइट टू नो एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन भी आता है। एंड राइट टू स्पीक है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट। तो ये देख रहे हो आप, कॉन्स्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सपैंड किया है। एंड रिसेंटली इन 2021 इन वन ऑफ द जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंटरनेट एक्सेस को भी एक फंडामेंटल राइट कहा है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये इसीलिए कहा है बिकॉज नाउ करेंटली वी लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड, और डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज हम लोग जो कर रहे हैं इट इज बाय द यूजिंग द सोशल मीडिया लाइक फेसबुक एंड ट्विटर। तो आज जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक डोमिनेंट मीडियम बना है दैट इज इंटरनेट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ यू डोंट अलाउ द पीपल द फंडामेंटल राइट टू एक्सेस द इंटरनेट, देन इट वुड बी meaningful, or it would not be it would not help to ensure the realization of this particular fundamental right of speech, because now people are mostly expressing their opinion on the social media platforms, and for which they need access to the internet. So if the access to internet is denied, then the people cannot express themselves. Hence, on going with that logic, the Supreme Court has said that every person in India will have the right to internet access. और इसी के कॉन्टेक्स्ट में केरला गवर्नमेंट ने आपको इसी साल पिछले महीने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, दैट इज नोन एज केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जितने भी लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो पिछले वर्ग के लोग हैं, उनको इंटरनेट की सुविधा फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे अभी पीडीएस में आपको सीरियल क्रॉप जो आपको मिलता है, चावल गेहूं, वैसी उसी तरीके से अब जितने भी वो सेक्शन ऑफ द स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी है जो पिछले वर्ग में आते हैं, उनको अब इंटरनेट की भी सुविधा आपको एक सब्सिडाइज्ड कॉस्ट में या नहीं तो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप गोइंग विद दैट पर्टिकुलर जजमेंट।
उसके बाद साथ साथ 2023 में इसी साल सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिटीजन्स कैन सीक एनफोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नॉट जस्ट अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन। मतलब आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है इट इज ओनली एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट। अगर स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है देन इन दैट केस वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली और वी कैन ऑल्सो गो टू द हाई। और स्टेट का डेफिनेशन आपको कहां दिया गया है? आर्टिकल 12 में। तो मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन, दे आर नॉट अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट कॉर्पोरेशंस। बट 2023 में कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस फंडामेंटल राइट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल अगेंस्ट स्टेट बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन। तो ये एक काफी रीसेंट करंट अफेयर्स का न्यूज है दैट मे बी आस्क्ड इन योर। इसके बाद आपको पता है कि हमने बात किया कि कोई भी फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होता है, rather every fundamental right is qualified, means reasonable restrictions can be imposed on any fundamental right based on the logic of harm principle। उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में ये मेंशन है आपके पास कि कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको पता है कि आर्टिकल 19(1) के अंदर आपके पास 6 राइट्स हैं, ABCDEFGH ऐसा करके आपके 6 राइट्स हैं। अब हर एक फंडामेंटल राइट्स का एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के लिए अलग से आर्टिकल। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किसका है? आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। तो वैसे जो भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उन सारे 6 फंडामेंटल राइट्स के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी मेंशन है आपको इसी आर्टिकल 19 में। तो अगर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की बात करें तो ये जो आर्टिकल है इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लिखा गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए दैट इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसमें कहा गया है कि स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट और किस किस ग्राउंड्स पे? इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense। तो इन सारे चीजों के ग्राउंड्स के अंदर आपका reasonable restriction आया जा सकता है। However, one thing which you have to highlight, इस particular clause में hate speech as a word has not been explicitly mentioned। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हेट स्पीच इज वन ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यस, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर हेट स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं बिकॉज हेट स्पीच अफेक्ट्स द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, हेट स्पीच अफेक्ट्स द पब्लिक ऑर्डर। बट क्या ये वर्ड को कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में? सो नहीं, उसको एग्जैक्टली मेंशन आपको नहीं है, ना ही ये यहां पे मेंशन है, ना ही हेट स्पीच एज अ वर्ड आईपीसी में भी आपको मेंशन है। Similarly, sedition word अगर हम देखेंगे तो again sedition as a word is not mentioned in Article 19 Clause 2, although sedition draws its reasonable restriction from this particular article only, but as a word it is not explicitly mentioned under this article, so that you need to be careful about. Sedition as a word आपको section 124 A में आपका mention। इसके बाद बात करते हैं डिफेमेशन के बारे में। सो डिफेमेशन इज अगेन एज अ वर्ड हैज बीन एग्जैक्टली मेंशन। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो लास्ट में आप देखो डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो डिफेमेशन एज अ वर्ड इज एज इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 19 क्लॉज 2। और डिफेमेशन अभी काफी न्यूज में भी रहा था रिलेटेड टू द राहुल गांधी डिस्क्वालिफिकेशन, तो इसलिए डिफेमेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो डिफेमेशन की अगर बात करें तो इट अगेन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉलोनियल एरा, वहीं पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका लॉजिक था टू प्रोटेक्ट द इमेज ऑफ द मोनार्क। बिकॉज ब्रिटेन में कल्चर है, एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि मोनार्क कैन बी नेवर रॉन्ग, इसलिए इफ समवन क्रिटिसाइजेस मोनार्क then they are trying to disrepute the image of the monarch in front of the public, and hence they can be put behind the bars related to defamation. So defamation as a colonial law has been continued in India, और आज के समय डिफेमेशन का जो आपको बेसिस है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू रेप्यूटेशन विच वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंदर जो हमारा इम्प्लिसिट राइट है दैट इज राइट टू रेप्यूटेशन, वहीं से आपको डिफेमेशन जैसे प्रोविजंस को बैकिंग मिलता है। अब बात करते हैं इंडिया में डिफेमेशन जो है, defamation है क्या? Sorry, I forgot about to say that defamation is basically if you try to defame someone, that means if you try to bring down the image of a person intentionally without any facts, without any logic, without any rational,
यू नो होता है कि आप जानबूझकर किसी का इमेज को आप पब्लिक में घटाना चाह रहे हो, उसका कोई लॉजिक, उसका कोई रीजन नहीं है, यू जस्ट वांट, यू हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनल रिवेंज, और उसके अंदर आप किसी दूसरे पर्सन का जो इमेज है वो आप घटाना चाह रहे हो। आप मेरिट्स के ऊपर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, आप अनवारंटेड क्रिटिसिज्म किसी पर्टिकुलर पर्सन पे कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू वांट दैट उस पर्सन का जो इमेज है पब्लिक में वो आपका, ठीक है। सो इसके अंदर डिफेमेशन के ऊपर आपके ऊपर केसेस चलाई जा सकती है। अब डिफेमेशन की बात करें तो इट्स अ सिविल रॉन्ग एज वेल एज अ क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी को डिफेम किया तो जिसको आपने डिफेम किया वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पहुंच सकता है और सिविल डिफेमेशन का केस आपके ऊपर फाइल कर सकता है। उसमें बेसिकली वो जो पर्सन है जो डिफेम हुआ है उसका डिमांड होता है कि इस पर्सन ने मुझे बहुत ज्यादा डिफेम किया है, उसकी वजह से मेरा जो वैल्यू है सोसाइटी में वो कम हुआ है, इसलिए मुझे कोई मॉनेटरीली कंपेंसेशन चाहिए। तो आप देखते हो कि कोई कंपनी ने या कोई पर्सन ने किसी के ऊपर 50 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल कर दिया, तो इसका यही मतलब होता है कि वो पर्सन को लगता है कि इस पर्टिकुलर अनवारंटेड क्रिटिसिज्म की वजह से मेरा जो इमेज है पब्लिक में वो 50 करोड़ रुपए से घट गया है, एंड हेंस उस पर्सन को मुझे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा मॉनेटरीली उतना अमाउंट। तो सिविल डिफेमेशन के अंदर आपको एक फाइन को पेमेंट करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट यू आर फ्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर। बट अगर क्रिमिनल डिफेमेशन की बात करें जिसके अंदर राहुल गांधी को जेल की सेंटेंस मिली थी, तो क्रिमिनल डिफेमेशन अगर आप किसी के अगेंस्ट फाइल करते हो तो उस केस में जो जुडिशरी है वो आपके ऊपर फाइन या नहीं तो जेल या नहीं तो फाइन और जेल दोनों ये आपको लगा सकती है। सिविल डिफेमेशन के अंदर ओनली फाइन, मॉनेटरी कंपेंसेशन, क्रिमिनल के अंदर फाइन, जेल और बोथ। तो राहुल गांधी हैज बीन पुट अंडर द क्रिमिनल डिफेमेशन। और सिविल डिफेमेशन आपको सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर रेगुलेटेड होता है, और जो क्रिमिनल डिफेमेशन है वो आपको सीआरपीसी सेक्शन 499 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर गाइड होता है, और आईपीसी के सेक्शन 499 और सेक्शन 500 के धारा के अंदर ये आपको कवर्ड है क्रिमिनल डिफेमेशन। तो सेक्शन 499 एंड 500 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको आना। इसके बाद आर्टिकल 20 बात करते हैं जो राइट टू फ्रीडम के अंदर ही है। इसके अंदर पहला क्लॉज है आपके पास आर्टिकल 20 क्लॉज 1, और आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में बेसिकली इट टॉक्स अबाउट नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब कि आपको किसी भी केस में किसी पुराने चीजों के लिए आपको पनिश नहीं किया सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज कुछ काम किया और आज ये लीगली वैलिड है, और इसके बाद मान लो 2 साल के बाद सरकार ने एक नया कानून लाया और कहा कि अगर कोई भी पर्सन इस तरीके का काम कर रहा है तो वो इलीगल है और उसको 2-3 साल का सजा होगा। लेट अस इमेजिन, तो आज जो मैं कर रहा था वो तो लीगल था, इसको सरकार ने 2 साल के बाद कहा कि अब ये जो काम करेगा उसमें 3 साल की सजा होगी। तो क्या सरकार कोई ऐसा कानून बना सकती है कि पिछले 5 साल में जो भी पर्सन ने इस तरीके का काम किया है उन सबको 3 साल की सजा होगी? नहीं, बिकॉज वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ is legally valid. So hence I should not be punished for the act which I have done when at that point of time this was legally valid. अगर आज मैं कुछ काम कर रहा हूं वो legally valid है तो मुझे फ्यूचर का क्या पता। तो इसलिए कोई भी सरकार जो है वो इस तरीके के लॉ को बैक डेट से अप्लाई नहीं कर सकती है, ठीक है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दैट इज लॉ दैट इंपोजेस पेनल्टीज रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब फ्रॉम अ बैक डेट। क्या ये सिविल केसेस में भी हो सकता है? तो सिविल केसेस में सरकार जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ को ला सकती है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल मैटर्स जहां पे आपको जेल भी हो सकता है। हमने बात किया सिविल में केवल आपको टैक्स रिलेटेड मैटर हो गया कि मान लो सरकार ने कहा कि पिछले 3 साल में जिसने जो भी इतना कमाया सबको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये बैक डेट से सरकार ला सकती है, ये ला सकती है। बट किसी को जेल भेजने का प्रोविजन क्रिमिनल मैटर्स में, तो उसको हम बैक डेट से आपको अप्लाई नहीं कर सकते। So this limitation is only protected to the criminal laws and not on the civil law or the tax law. Protection immunity under this provision cannot be claimed in the case of preventive detention. Preventive detention के केस में भी इसको हम लोग immunities नहीं। This is about Article 20 clause. इसके बाद आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में है नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक पर्सन को एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। देन आर्टिकल 23 में ये सिंपली कहा गया कि कोई भी आदमी अपने ही खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव कमिटेड अ क्राइम एंड आई एम सेइंग दैट आई हैव कमिटेड दैट क्राइम, then the Supreme Court or the High Court will not accept it as a evidence because I cannot be witnessed in my own case against my. Is that's the logic behind. So no self. इसके बाद आर्टिकल 21 की बात करते हैं। दैट्स वन ऑफ द वेरी मच ऑर्गेनिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट
फंडामेंटल राइट, बिकॉज आर्टिकल 21 के अंदर हमारे पास राइट टू लाइफ किया गया है, एंड विदाउट लाइफ वी कैन नॉट एक्सरसाइज एनी अदर फंडामेंट, राइट? सो दैट्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आर्टिकल 21 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंट। इसका क्या है, आपको इसमें क्या मेंशन है देखते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और उसके अंदर लिखा गया है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय। मतलब स्टेट जो है या कोई भी पर्सन जो है उसका उसका जो कोई भी पर्सन का लाइफ या उसके पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है ओनली एज पर द प्रोसीजर विच हैज बीन ब्रॉट बाय द लॉ। मतलब सरकार एक लॉ लाएगी और उस लॉ के अंदर ये प्रोसीजर बताएगी कि इस प्रोसीजर के अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीनता है। मतलब इसका सिंपल लॉजिक है, क्या स्टेट किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा आपके राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को छीन सकती है? नहीं। अगर सरकार को आपके राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी के ऊपर रेस्ट्रिक्ट करना है, देन उस केस में पार्लियामेंट हैज टू ब्रिंग अ लॉ, बिकॉज लॉ तो और कोई ला नहीं सकता है। पार्लियामेंट हैज ब्रिंग टू लॉ, और उस लॉ में एक प्रोसीजर को मेंशन करना पड़ेगा जहां पे ये लिखना पड़ेगा कि आपके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को इन ग्राउंड्स में छीना जा सकता है। दैट मीन्स दिस आर्टिकल 21 सेव्स अस अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, बट इट डज नॉट सेव अस अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन, बिकॉज सरकार कल को कोई भी लॉ ला सकती है, ठीक है। तो इसमें सिंपली एक सेफगार्ड है कि सरकार अपने मन से किसी के राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकती है। अगर सरकार को छीनना है इन एनी केस, देन सरकार हैज टू ब्रिंग अ लॉ, और उस लॉ के अंदर प्रोसीजर को मेंशन करके आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीन सकती है। सो दैट्स लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। एंड दिस आर्टिकल 21 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्संस वेदर इट बी सिटीजंस और any foreigner. It does not include right to die. So right to die, so right to life है, but that does not mean right to die भी है, right to take our life भी, and that's why suicide has been a offense, और जिसके लिए आपको सजा भी होती थी, but अब नहीं होती। और इस आर्टिकल का अगर मैं बात करूं तो बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट आया था, जिसमें आर्टिकल 21 को एक तरीके से री इंटरप्रेट किया गया एक काफी नए अवतार में, और इस पर्टिकुलर जजमेंट का नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो 1978 में आया था। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन डन बाय द सुप्रीम कोर्ट, और इसमें कहा गया था कि राइट अंडर आर्टिकल 21 कैन बी डिप्राइव्ड बाय अ लॉ प्रोवाइडेड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। Hence now Article 21 is shielded also against arbitrary legislation. तो अगर आप आर्टिकल 21 में देखोगे तो उसमें कहा गया था कि सरकार लॉ के द्वारा एक प्रोसीजर लाएगी और प्रोसीजर के अंदर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीन सकती है। बट क्या इसका यह मतलब है सरकार कोई भी रैंडम प्रोसीजर ले आए विदाउट एनी सब्सटैंशियल बेसिस, विदाउट एनी रैशनल, विदाउट एनी लॉजिक? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम कोई भी प्रोसीजर होने देंगे तो सरकार कल को कोई भी फालतू सा एब्सर्ड सा प्रोसीजर ला के आपके लाइफ को छीन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो प्रोसीजर है ये कोई भी प्रोसीजर नहीं हो सकता है, रादर द प्रोसीजर हैज टू बी बेस्ड ऑन सर्टेन बेंचमार्क्स। एंड व्हाट आर दोस बेंचमार्क्स? वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रोसीजर मेंशन इन दैट लॉ हैज टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। दैट मीन्स कि कोई भी लॉ और कोई भी प्रोसीजर आपका नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पहले हमने देखा था आर्टिकल 21 जो पुराने अवतार में था, इट शील्डेड अस अगेंस्ट द आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, बिकॉज पार्लियामेंट कोई भी लॉ कोई भी प्रोसीजर ला सकती थी, उसके अंदर आपका लाइफ छीना जा सकता था। बट नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट वो कोई भी लॉ नहीं हो सकता है, वो कोई भी प्रोसीजर नहीं हो सकता है। सो इन दैट केस द लॉ and that particular thing has to be just, fair and reasonable. So in that case now it also shields us against the arbitrary legislative action of the parliament, because now the parliament cannot bring any law and cannot bring any procedure. That procedure and the law has to be just, fair and reasonable. So that's a very good interpretation by the Supreme Court, which has extended the ambit of Article 21. Nextly, Article 21 में जो right to life है उसका मीनिंग सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ इज नॉट मेरली कन्फाइंड टू एनिमल एग्जिस्टेंस और द राइट टू सर्वाइव, बट टू राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। मतलब एक राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं होता सिंपली इट्स अबाउट 2 times अ मील, दो समय का खाना, बट राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू लिव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, राइट टू लिव अ लाइफ वेयर ऑल द बेसिक नेसेसिटीज आर मेट। And then personal liberties को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि it has to be understood not in a narrow sense, but it has to be given the widest possible amplitude.
मतलब सबसे मैक्सिमम सेंस में पर्सनल लिबर्टी को इंटरप्रेट करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में मेनका गांधी ने कहा। और इसके बाद से आप देख सकते हो कॉन्स्टेंटली इस पर्टिकुलर आर्टिकल को एक्सपैंड किया गया है। आप देख सकते हो ये सारे हमारे एक तरीके से इम्प्लिसिट राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 से ही निकल के आ रहे हैं, जैसे राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू प्राइवेसी, जिसको अभी खुद फंडामेंटल राइट बना दिया गया है अलग से। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे मेंशन दिए सर इम्प्लिसिट राइट्स, मतलब दे आर ड्रॉइंग देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्टिकल 21। मतलब आर्टिकल 21 अगर रियल फॉर्म में इंडिया के लोगों को चाहिए या इंडिया के लोग रियल फॉर्म में आर्टिकल 21 के फंडामेंटल्स को एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स राइट्स होने चाहिए। तो वही इम्प्लिसिट राइट्स हैं। इफ समवन डज नॉट हैव द राइट टू एजुकेशन देन हाउ कैन दैट पर्सन लिव अ लाइफ वर्थ लिविंग, दैट मीन्स हाउ दैट पर्सन कैन लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो अगर राइट टू डिग्निफाइड लाइफ चाहिए आपको अंडर आर्टिकल 21, सो दैट फॉर दैट केस यू नीड द पर्सन द राइट टू एजुकेशन। तो इसके अंदर कॉन्स्टेंटली सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन आर्टिकल 21 में व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू लिव अ डिग्निफाड लाइफ एंड व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल लिबर्टी, उसको कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड किया है। और उसी के अंदर अभी तक 34 इम्प्लिसिट राइट्स को हमारे ऐड किए गए हैं। तो इसके ऊपर भी आप एक लुक देख सकते हो, ऑल्दो डोंट नीड टू, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद। देन राइट टू प्राइवेसी, आपको पता है राइट टू प्राइवेसी हैज बीन वन ऑफ द इम्प्लिसिट राइट्स जो कि पहले से था। इसको अब कहा गया है कि दिस इज नॉट ओनली एन इम्प्लिसिट राइट बट इट इज अ फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि खुद में एक फंडामेंटल राइट है, इसको कहीं अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये फंडामेंटल खुद से अपने आप ही एक फंडामेंटल राइट है विच ड्रॉज इट्स बेसिस फ्रॉम आर्टिकल 20। राइट टू प्राइवेसी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट एंड जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें 9 जज बेंच ने आपको इसको डिक्लेयर किया। So Supreme Court unanimously held that Indians have a constitutionally protected fundamental right to property. It is an intrinsic part of the life and liberty under Article 21. Any action by the state that results in an infringement of right to property is subjected. However, it is not an absolute right. No fundamental right is absolute. आर्टिकल 21A के अंदर आपको 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर, ये याद रखना 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर आर्टिकल एक नया फंडामेंटल राइट को ऐड किया गया और इसके अंदर कहा गया कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट बाय लॉ। इसके बाद आर्टिकल 22 की बात करते हैं तो आर्टिकल 22 के अंदर अगेन एक राइट टू फ्रीडम का ये लास्ट वाला आर्टिकल है और इसके अंदर कहा गया कि अगर पुलिस कभी भी कोई भी पर्सन को अरेस्ट करती है देन उस अरेस्टेड पर्सन को किस ग्राउंड्स में आप अरेस्ट किए हो वो उसको बताना है। उस पर्सन को जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो जो भी लीगल हेल्प चाहिए उसको मुहैया करवाया जाए, उसको अवेलेबल करवाया जाए। एंड साथ ही साथ एक और चेक एंड बैलेंस इंश्योर करती है कि जो भी पुलिस किसी को भी अरेस्ट करता है देन उस अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर्स वहां के जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उनके पास पेश करना पड़ेगा और एक प्राइमा फेसी स्क्रूटनी होगा बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड इफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थिंक्स दैट हाँ इस केस में कुछ तो दम है देन द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट माइट ऑर्डर फॉर एन एक्सटेंडेड डिटेंशन। अदरवाइज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहेगी पुलिस को कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को। तो ये है आपको आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन से बचने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 20। ठीक है, उसी में एक और चीज कहा गया तो ये जो हमने बात किया था सेफगार्ड्स, ये प्यूरिटिव डिटेंशन के लिए। प्यूरिटिव डिटेंशन का मतलब कि आपने ऑलरेडी कोई क्राइम कर चुका है बट ये जो सेफगार्ड है कि 24 घंटे के अंदर आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लेना है और उसके बियॉन्ड आप पुलिस किसी को इलीगली डिटेन नहीं कर सकती है। दिस सेफगार्ड इज ओनली अवेलेबल फॉर प्यूरिटिव डिटेंशन, मतलब आपके ऊपर सस्पेक्ट है कि आपने ये क्राइम कर रखा है। बट कुछ केसेस होते हैं जहां पे आपको पहले से ही डिटेन कर लिया जाता है, दैट इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब होता है कि अगर सरकार को लगता है या पुलिस को लगता है कि आप इन फ्यूचर कोई क्राइम करने वाले हो देन आपको पहले से ही डिटेन कर लिया जाता है एंड दैट इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में ये जो आपके पास सेफगार्ड्स थे, ये जो आपके पास राइट्स थे 24 घंटे के अंदर पेश करना एंड ऑल दोस थिंग्स, ये आपके पास कम अवेलेबल होता है। और इसमें कहा गया है कि पुलिस जो है वो किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 3 महीने के लिए अरेस्ट कर सकती है, 3 महीने के लिए उसको अरेस्ट कर सकती है। एक तरीके से ये बहुत ड्रैकोनियन सा प्रोविजन है जो बाकी डेमोक्रेसीज में नहीं पाया जाता है बट कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ इंडियन सोसाइटी इसको रखा गया है। और ये कहा गया है कि पुलिस जो है वो किसी को 3 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकती है जस्ट ऑन द सस्पेक्ट दैट ही इज गोइंग टू कमिट अ क्राइम इन द फ्यूचर।
और 3 महीने रख सकती है, और 3 महीने के बाद अगर पुलिस को रखना है देन उस केस में एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन चाहिए। और उस एडवाइजरी बोर्ड में होते कौन है? दे आर बेसिकली द पर्सन्स हु आर द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट और अ पर्सन्स क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो वो सारे पर्सन्स एडवाइजरी बोर्ड में बैठते हैं और एडवाइजरी बोर्ड परमिशन देते हैं कि क्या इस पर्सन को जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन किया गया उसको 3 महीने के बियॉन्ड रखना है कि रखना है। तो ये हमारे पास आर्टिकल 22 में था। और ये जो हम लोग बात की प्रिवेंटिव डिटेंशन का, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर कानून बनाना पड़ता है। किस केसेस में आप किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाल सकते हैं। तो ये सेंटर बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। याद रखना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर लॉ बनाना इट्स अंडर द कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन, मतलब बोथ द सेंटर एंड स्टेट। जो जहां पे सेंटर के पावर में है, जहां पे सेंटर के पास पावर है जिन मैटर्स के ऊपर बनाने का, तो वहां सेंटर बना सकती है। और जिन मैटर्स के ऊपर स्टेट, जैसे स्टेट का मैटर है लॉ एंड ऑर्डर, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट भी आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून को बना सकती है। तो बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक अ लॉ। जैसे हमारा सेंटर ने बनाया अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, तो यूएपीए के अंदर आपको इसी तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन किया। ऑल दोस थिंग्स आर मेंशन्ड। ये आर्टिकल 22(3) में है, देखो आपके पास जो हमने बात किया प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए सब मेजर है। बट लॉ एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी मेड बाय बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट एंड मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें आर्टिकल 23 है। तो आर्टिकल 23 के अंदर कहा गया है कि कोई भी पर्सन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है, और साथ साथ आप किसी भी पर्सन के साथ फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते हो, मतलब लेबर विदाउट द कंसेंट। आप जब तक उसका मन नहीं है तब तक आप किसी से काम नहीं करवा सकते हो। एंड दिस फंडामेंटल राइट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल अगेंस्ट द प्राइवेट। देन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इस आर्टिकल 23 के एक्सेप्शंस डाले गए कि किस केस में आपसे फोर्स्ड लेबर करवाया जा सकता है। तो वो लिखा गया आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में, और वहां पे मेंशन है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। मतलब अगर स्टेट को कल को आपकी जरूरत पड़ी तो स्टेट आपसे कुछ कंपल्सरी सर्विस जनहित के लिए फॉर द पब्लिक पर्पस आपसे करवा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट आपसे कल को फोर्स्ड भी, भले आपको करने का मन हो या ना हो, बट स्टेट कैन कंपेल यू टू वर्क फॉर द स्टेट। अगर कोई ऐसा नेशनल क्राइसिस आ जाए तो उस समय पब्लिक पर्पस के लिए स्टेट जो है वो आपके ऊपर कंपल्सरी सर्विस को इंपोज कर सकती है। लेकिन जब सरकार इस तरीके की कंपल्सरी सर्विस को ला रही है तो उस केस में वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। मतलब ऐसा नहीं कह सकती कि सारे मुस्लिमों को या सारे हिंदू को या सारे सिख लोग को ही केवल कंपल्सरी सर्विस करना पड़ेगा। नो, स्टेट कैन नॉट मेक सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इफ स्टेट इज गोइंग फॉर दिस कंपल्सरी सर्विस बाय द सिटीजंस फॉर एनी पब्लिक पर्पस। तो कोविड के समय बहुत ज्यादा मांग था कि अभी बहुत ज्यादा वर्कफोर्स कम हो गया है, बहुत ज्यादा वर्कफोर्स चाहिए, तो स्टेट क्यों ना आर्टिकल 23 क्लॉज 2 के अंदर हमारा इस तरीके की कंपल्सरी सर्विस को एंश्योर। सो दिस इज आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में जहां पे आपको एक्सेप्शन के बारे में मेंशन। देन आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो यहां पे कोई भी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज। तो 14 साल के बच्चे को आप किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट पे नहीं लगा सकते हो। और इसी के लिए सरकार ने द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 भी आपको लाया। इसके बाद बात करते हैं राइट टू रिलीजन, बिकॉज इंडिया में आपको सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म का मतलब यूनिटी, डाइवर्सिटी, प्लुरलिज्म, कोएग्जिस्टेंस। तो उसके अंदर राइट टू रिलीजन इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। राइट टू रिलीजन में अगर मैं आर्टिकल 25 की बात करूं तो 25 क्लॉज 1 जो है पहला, इसमें कहा गया कि एवरी पर्सन विल हैव द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। कॉन्शियंस का मतलब आपका जो इनर वॉइस है, जो आपका इनर थॉट प्रोसेस है। प्रोफेशन का मतलब जो भी रिलीजन को आप प्रोफेस कर रहे हो, जिस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। और साथ साथ प्रोपोगेशन का मतलब कि यू ऑल्सो हैव द राइट टू प्रमोट योर रिलीजन। बट दीज फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ये तीनों तो है ही है, प्लस अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, मतलब सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, प्लस ऑल द अदर प्रोविजंस विच आर मेंशन इन द फंडामेंटल राइट्स। मतलब पार्ट 3 में जो और है उस मेंशन है उसके अंदर आपको लगाया। देन आर्टिकल 25 क्लॉज 2 के अंदर आपके पास बात किया गया है, जहां हमने बात किया था इंडिया में, आपको पता होगा इंडिया में हम लोग पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं, जहां पे देयर इज नो क्लियर कट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन।
तो स्टेट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स, और वही चीज देखने को मिलता है आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में, जहां पे कहा गया है कि स्टेट किसी भी तरीके के लॉ को ला सकती है अंडर विच इट कैन रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी फाइनेंशियल और सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। एंड साथ ही साथ स्टेट कैन ऑल्सो ब्रिंग अ लॉ विच कैन थ्रो ओपन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो पहला जो केस है आपके पास कि सरकार लॉ ला सकती है किसी टेंपल के फाइनेंशियल मैटर को रेगुलेट करने के लिए, ये इसीलिए ला सकती है बिकॉज बहुत सारे टेंपल में बहुत ज्यादा डोनेशन होता है और कुछ टेंपल्स का टर्नओवर 1000 करोड़ भी होता है। तो वैसे पैसे को रेगुलेट करना, तो वो पैसे अच्छे से रेगुलेट हो, वो पब्लिक पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन किया जाए, इसलिए स्टेट के पास पावर है कि वो लॉ ला के जो सेक्युलर एक्टिविटी है, जो टेंपल के कुछ रिलीजन से रिलेटेड नहीं है बट टेंपल के जो सेक्युलर एक्टिविटी सच एज पैसे को कहाँ यूज करना एंड ऑल दोस थिंग, वहां पे स्टेट लॉ लाके उसको रेगुलेट कर सकती है। सेकेंड, स्टेट कैन ऑल्सो, बिकॉज आपको पता है पहले बहुत सारे टेंपल्स या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थे, they were close to the people from lower caste, they were close to the people belonging to a different gender। तो इसी एनॉमली को हटाने के लिए इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पावर दिया स्टेट को कि आप कल को लॉ लाके किसी भी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो पब्लिक कैरेक्टर का है उसको सारे लोगों के लिए ओपन कर सकते हो। और इस पूरे आर्टिकल 25 क्लॉज 2 में वर्ड हिंदू मेंशन है, और इस हिंदू ऑल्सो इंक्लूड्स सिख, जैन और बुद्धिस्ट। यहां पे याद रखना कि मुस्लिम्स as a religion has not been covered under Article 25 clause 2, only the Sikh, Jain and the Buddhist are covered under the definition of Hindu in Article clause। इसके बाद Article 26 जो है वो आपके पास religious denominations के लिए एक फंडामेंटल राइट है। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है? रिलीजियस डिनोमिनेशन मतलब एक रिलीजन के एक सब रिलीजन, जैसे हिंदू एक रिलीजन है उसके अंदर बहुत सारे सब रिलीजन है। जैसे जैनिज्म एक रिलीजन है, तो जैनिज्म में एक हो गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगांबर। तो इस तरीके के जो सब सेक्ट्स होते हैं एक रिलीजन के अंदर, उसको हम लोग रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते हैं। ऑल्दो रिलीजियस डिनोमिनेशन आर्टिकल 26 के अंदर डिफाइन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसका डेफिनेशन दिया है और कहा है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन वो एक सब रिलीजन होता है जिसका एक डिस्टिंक्टिव नाम हो, एक डिस्टिंक्टिव कल्चर हो, एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी हो विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ अ पर्टिकुलर। तब एक रिलीजन के अंदर ही उनका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर हो, एक डिस्टिंक्टिव कॉन्सेप्ट हो, एक डिस्टिंक्टिव नाम हो, तो उस केसेस में हम उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन कवर करें। तो आर्टिकल 25 आपको रिलीजियस राइट्स देता है, बट ये जो आर्टिकल 26 इट इज अ फंडामेंटल राइट विच इज नॉट अवेलेबल टू religion as such, but it is available to religious denomination, and who will be religious denominations, that will be decided by the Supreme Court or the High Court। तो कहा गया है कि जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं इंडिया में, उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, सच एज एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो ये 4 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास रिलीजियस डिनोमिनेशन को, बट सी अगेन इट इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो याद रखना कि आर्टिकल 26 के अंदर ये 3 ग्राउंड्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। वन अगेन जो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि आर्टिकल 25 के अंदर में देखा रिलीजन, वहां पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ प्लस अदर प्रोविजंस मेंशन्ड इन द पार्ट 3, बट यहां पे इट इज ओनली लिमिटेड टू public order, morality and health, and it is nowhere mentioned that it is subjected to other provisions of the part 3. That's why in India religious denominations enjoy more right than the religion. So religious denominations के अंदर आपको आर्टिकल 26 अंदर कवर है। आर्टिकल 27 इज अ वेरी इजी आर्टिकल। इसमें कहा जाता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट कैन नॉट इम्पोज अ टैक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब कल को पार्लियामेंट एक ऐसा टैक्स नहीं ला सकती है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट कल को ऐसा टैक्स लाएगी कि सारे इंडियंस के ऊपर 2% का टैक्स लग रहा है फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदुइज्म और फॉर द प्रमोशन ऑफ जैनिज्म। नहीं, एक रिलीजन के लिए आप किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हो, बट हाँ सरकार टैक्स लगा सकती है फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल द रिलीजन। ठीक है, सो वही यहां पे कहा गया है कि यू कैन नॉट इम्पोज टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन, बट यू कैन इम्पोज टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल द। उसके बाद आर्टिकल 28 के अंदर कहा गया कि कौन कौन से स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन को देना अलाउड होगा और कहां पे अलाउड नहीं होगा। तो अगर आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो 4 तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला देखेंगे इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, सेकंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, institutions recognized by the state, and fourth institutions receiving aid from the state। इस केस में जो A है जो कि आपको wholly maintained by the state है, वहां पे आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को नहीं दिया जाएगा।
जो बी वाला है उसके अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड है बिकॉज दे आर सेटअप अंडर एंडोमेंट और ट्रस्ट, सच एज बहुत सारे मुस्लिमों का अपना एंडोमेंट होता है, बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग का क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स होते हैं, तो वो एक एंडोमेंट और ट्रस्ट के अंदर बनाए जाते हैं, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना अलाउड है। लेकिन जो सी और डी है, जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट है, रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट है, यहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को आप वॉलंटरी बेसिस पे आप दे सकते। दैट्स अबाउट आर्टिकल 28। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में, और यहां पे भी काफी आसान चीजें आपको, अगर आर्टिकल 29 की बात करते हैं तो आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि कोई भी इंडियन, उस इंडियन का कोई भी सेक्शन ऑफ द इंडियन, इफ दैट सेक्शन ऑफ द इंडियन इज अ माइनॉरिटी, मतलब ऐसा माइनॉरिटी यहाँ पे रिलीजन और लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा गया, मतलब कोई भी इंडियन, अगर मान लो कोई इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन में कोई 1 लाख का पॉपुलेशन है, वो एक डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज बोलता है, तो मतलब वो माइनॉरिटी हुआ, क्योंकि उसका लैंग्वेज बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। तो उस सेंस में आर्टिकल 29 कहता है कि अगर कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस, बी फ्रॉम एनी रिलीजन, हिंदू के भी माइनॉरिटी हो सकते हैं, हिंदू में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक डिस्टिंक्टिव कल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बाकी हिंदू के लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो वो भी एक माइनॉरिटी होगा आर्टिकल 29 के अंदर। और उसमें कहा गया कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट हैविंग अ डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम, मतलब वो अपना, अगर उनका कोई डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, या कोई उनका अपना खुद का कल्चर है और बाकी लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनके पास ये राइट है कि वो उस चीज को कंजर्व करे। तो जैसे अभी तमिलनाडु में देखो जल्लीकट्टू का प्रैक्टिस, तो जल्लीकट्टू वही कहना है कि उनका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर है, ठीक है, वो हिंदू ही है, बट उनका एक डिस्टिंक्टिव कल्चर जो बाकी हिंदू के लोग फॉलो नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई दे शुड दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, और वो राइट जो उनको मिला है वो आर्टिकल 29 के अंदर ही मिला। उसके बाद कहा गया कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो ये आपको आर्टिकल 29 में कहा गया है कि स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ। इसके बाद आते हैं लास्ट में आर्टिकल 30 है जो इस कल्चरल एजुकेशन राइट्स का है। इसके अंदर भी माइनॉरिटी के लिए ही है, बट यहां पे जो माइनॉरिटी है, जो आर्टिकल 29 में जो माइनॉरिटी वो अलग, वहां पे माइनॉरिटी था 29 के अंदर कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, बट यहां पे 30 में जो माइनॉरिटी इट इज ओनली रिलेटेड टू रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ओनली रिलेटेड टू रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल राइट है आर्टिकल 30। अब यहां पे बात करते हैं कि आर्टिकल 30 इज एप्लीकेबल टू, देखो यहां पे, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। मतलब एनी माइनॉरिटी, अ रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उनके पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने द्वारा एस्टैब्लिश कर सकते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, दैट मीन स्कूल, कॉलेज, और उसको अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि ये रिलीजियस और लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी है कौन। सो दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट्स इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, और अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 30। रिलीजियस माइनॉरिटीज 6 तरीके के हैं जो आर्टिकल 30 के अंदर एंजॉय करते हैं अपने राइट्स को। दोज आर मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट एंड ज़ोरास्ट्रियंस, दैट इज द ज्यूज, पारसीज। तो ये 6 हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं जो आर्टिकल 30 के अंदर हमारे पास फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे क्राइस्ट कॉलेज हो गया, जैसे हमारा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में है, सो चेक इट अ माइनॉरिटी कॉलेज, तो वो हमारा आर्टिकल 30 के अंदर आता है। सो ऑल दोज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 32 के बारे में, और आर्टिकल 32 इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आर्टिकल 32 के बिना हमारे फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। बिकॉज आर्टिकल 32 में है क्या, देखो हमने बात करता फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, दैट मीन्स यू हैव द राइट टू गेट जस्टिस इफ इट्स वायलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, और इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, then he or she can directly approach the Supreme Court, and Supreme Court has to ensure दैट उस पर्सन का जिसका वायलेशन हुआ है उसके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जा सके। यहां पे याद रखना वर्ड हाई कोर्ट मेंशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही मेंशन है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के ऊपर ये रोल है इंडिया में लोगों का फंडामेंटल राइट को इंश्योर करना, प्रोटेक्ट करना, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हैज बीन गिवन टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि हाई कोर्ट के पास ये पैरेलल जुरिसडिक्शन है, इट्स अ सप्लीमेंट्री जुरिसडिक्शन, बट द मेन सेंट्रल जुरिसडिक्शन लाइज विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन आर्टिकल 30।
तो कहा गया है, देखो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में कि द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। मतलब यू आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट टू गेट योर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स्ड is guaranteed. That means it cannot be violated, it cannot be restricted on any ground. और सुप्रीम कोर्ट पर सब जब पहुंचोगे अपने फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए, तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट कैन डू, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अ डायरेक्शन और अ ऑर्डर और रिट्स। रिट्स का मतलब रिटन कमांड, एक तरीके से ऑर्डर ही हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर such kind of things. And what are those writs? Writs are habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास आप पहुंचोगे अपने फंडामेंटल्स को एनफोर्स करने के लिए, तो फंडामेंटल राइट्स को कैसे सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स करेगा, एक ऑर्डर जारी करेगा। वो ऑर्डर जारी करेगा किस कॉन्टेक्स्ट में, जिस आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है। अब आपका डिफरेंट तरीके से आपके वायलेशंस को हो सकता है, तो उन डिफरेंट केसेस ऑफ वायलेशंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट रिट्स को या दैट इज रिटन कमांड को जारी कर सकता है। और हमने बात किया 5 तरीके के रिटन कमांड हमारे होते हैं। अब 5 तरीके के रिट्स कौन होते हैं? हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब टू हैव द बॉडी, मैंडमस वी कमांड, प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, सर्शियोरारी टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, एंड क्यो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। देन वी टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स, द मेंबर ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, persons employed in any bureau or organization and persons employed in or connection with the telecommunication system। मतलब इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इनके। देन आर्टिकल 34 में कहा गया कि जिस भी एरिया में मार्शल लॉ दैट इज मिलिट्री रूल लगा गया है, तो वहां पे अगेन आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एंड फाइनली आर्टिकल 35 विच इज द लास्ट फंडामेंटल राइट, यहां पे लिखा गया है कि जितने भी प्रोविजन है फंडामेंटल राइट में जहां पे कहा गया कि लॉ लाना है, फॉर एग्जांपल हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक्सप्लॉयटेशन, आपको अनटचेबिलिटी बैन है, और कहा गया कि अनटचेबिलिटी के ऊपर लॉ लाके उसके अंदर सजा सुनाना है, तो ये लॉ कौन लाएगा? कैन द स्टेट गवर्नमेंट ब्रिंग द लॉ, द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिंग द लॉ? तो कहा गया कि पार्ट 3 में जितने भी ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके अंदर लॉ को लाना है, सो ऑल सच लॉज विल ओनली बी ब्रॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पावर दिया गया है इन ऑर्डर टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। तो इसीलिए आर्टिकल 35 में कहा गया कि पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई भी लॉ ला सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सच एज आर्टिकल 16 में, 32 में, 33 में, 34 में जहां पे लॉ लाना है, सो ऑल सच लॉज कैन बी मेड बाय ओनली बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बाद बात आता है आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। सो राइट टू प्रॉपर्टी में बात किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर हटा दिया गया था। आर्टिकल 91F में मेंशन था और आर्टिकल 31 में मेंशन था, और इसको हटा के आर्टिकल 300A लाया गया है, और इसमें कहा गया था नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ। नाउ इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अ लीगल राइट, जो आर्टिकल 300A के अंदर मेंशन है, बट इट इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। तो अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता है, एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड, मॉडिफाइड, कर्टेल्ड इजीली। नाउ यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ये फंडामेंटल राइट में है नहीं। आपके पास कोई राइट टू कॉम्पेंसेशन गारंटीड नहीं है। पहले आपके पास जब ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, तो उस केस में आपके पास राइट टू कॉम्पेंसेशन था, मतलब अगर आपका सरकार प्रॉपर्टी ले रही है तो आपको जितना कॉम्पेंसेशन चाहिए उतना आपको मिलेगा। बट अब नाउ इट्स नो लॉन्गर कवर्ड अंडर द फंडामेंटल राइट्स, तो अब इसमें जो सरकार आपको कॉम्पेंसेशन देगी वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड दिस आर्टिकल 300A में देखो लिखा गया नो पर्सन, जो यूपीएससी के लास्ट ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन भी था, तो नो पर्सन का मतलब पर्सन मींस एनी पर्सन, इट कैन बी अ सिटीजन एज वेल एज एन। तो आर्टिकल 31A है, इसके अंदर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर डाला गया था इसको, और इसके अंदर कुछ 5 लॉज हैं जो कि बेसिकली सरकार को प्रॉपर्टी लैंड रिफॉर्म लाना था, उसके लिए कुछ लॉ को बचाया गया था फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, और इन 5 लॉ को हमारा आर्टिकल 31A के अंदर डाला गया था, और कहा गया था इसमें अगर पार्लियामेंट कल को कोई लॉ लाती है, स्टेट कल कोई लॉ लाता है टू इंश्योर लैंड रिफॉर्म्स का मतलब अमीरों से लैंड लेके गरीबों में बांटना, सो ऑल सच लॉ इवन इफ इट वायलेट्स राइट टू प्रॉपर्टी, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इट कैन नॉट बी चैलेंज एंड इनवैलिडेटेड। आर्टिकल 31B जो अगेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर ऐड किया गया है, इसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, और 9th शेड्यूल में कहा गया था कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट अगर 9th शेड्यूल में डालती है तो उस लॉ को आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है, जुडिशियल इसको रिव्यू नहीं कर सकता है। हाउएवर इन द आयर कोहेलो केस 2007 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज कोई भी एक्ट अगर 24 अप्रैल 1973 द डे ऑफ केशवानंद भारती जजमेंट, उसके बाद से कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में ऐड हुआ है तो ऑल सच लॉ विल बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल
फाइनली आर्टिकल 31C जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर ऐड किया गया था, और इसमें कहा गया था कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ लाती है टू इंप्लीमेंट द डीपीएसपी, कौन सा डीपीएसपी, आर्टिकल 39B और C, अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ लाती है इन दो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, और अगर वो लॉ किसी के फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करता है, देन सच लॉ कैन नॉट बी स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में इन दो डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया था, और कहा गया था नो सच लॉ कैन बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब ऐसे कोई भी लॉ को आप लॉ के सामने, कोर्ट के सामने चैलेंज भी नहीं कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो था जहां पे डीपीएसपी को प्रायोरिटाइज किया गया था फंडामेंटल राइट से, दिस वाज चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा 1973 में कि जितने भी ये जो प्रोविजन है उसमें जो पहला पार्ट है कि आर्टिकल 39B एंड C आर सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पार्लियामेंट ने ये कहा है कि कोई भी लॉ को आप जुडिशरी के सामने रिव्यू भी नहीं कर सकते हो, इस सेकंड प्रोविजन दैट इज नो सच लॉ कैन बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू कैन नॉट स्टॉप द जुडिशरी फ्रॉम रिव्यूइंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाटसोएवर इट मे बी। So no such law is immune from judicial review, as judicial review is a basic feature of the Constitution. Hence, the second provision of Article 31C was termed as unconstitutional and invalid. Thus, at present law made to implement Article 39B and C enjoys protection from being. तो ये आपके पास पूरे फंडामेंटल राइट्स का कहानी था। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी के बारे में, और केशवानंद भारती जजमेंट के और मिनर्वा मिल्स केस के बारे में जजमेंट में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे फ्रॉम द फैक्चुअल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ। आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर सेशन अच्छा लगा होगा, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इन द अभ्युदय प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। थैंक यू।